Very good morning, dear 8th class. Dear students, we are doing the chapter India after Independence, which is the 10th chapter of your history book Our Past. Students, first two videos आप देख चुके हो. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चैलेंजेस करवाए थे. इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस के बाद जो चैलेंजेस थे वो कि इंडिया में स्टेट्स कैसे बनी, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स कैसे बनी. अब इस चैप्टर में हम करते हैं प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. ठीक है. देखो, अगर आपको घर में भी अगर एक इनकम आती है ना, मंथली इनकम आती है, तो उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाउ टू स्पेंड द इनकम. देखो, अगर घर में सपोज करो 40,000 रुपीज़ आए हैं पर मंथ, ठीक है, तो उन 40,000 रुपीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सबसे पहले बच्चों की यूनिफॉर्म चाहिए, कपड़े चाहिए, या कोई कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खर्चा है उसे हम पहले करते हैं. जो हमारे खर्चे इम्पोर्टेंट नहीं होते फैमिली में, उन्हें हम बाद में करते हैं. तो अगर एक कंट्री को एक हाउस को, घर को चलाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, तो एक कंट्री को भी अगर डेवलप करना है तो उसे भी प्लानिंग करनी पड़ेगी. कंट्री को भी बच्चे हिसाब लगाना पड़ता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमने कितना एक्सपेंडिचर करना है, और वो एक्सपेंडिचर जो करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ पे सबसे पहले करना है, कौन से खर्चे ज़रूरी हैं, कौन से खर्चे बाद में भी किए जा सकते हैं. तो ये सब प्लानिंग होती है अगर किसी कंट्री को डेवलप करना होता है. तो आज हम उसी प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं. देखो कि जो इंडिया है और जो इंडियंस हैं आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत थी इंडिया में, तो हमें एक मॉडर्न ऐसा कंट्री बनाना था. टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव. तो हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के लोगों की गरीबी दूर हो और इंडिया में इंडस्ट्री बने. तो 1950 में जब गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इट इज़ 1950. तो उस प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? उसका काम था इंडिया के लिए सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऐसी कुछ सूटेबल पॉलिसीज़ तैयार करना, उनको बनाना, उनके बारे में बताना जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हों, ऐसी पॉलिसीज़ बताना. तो उन्होंने इंडिया के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल चूज़ किया. अब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकता है और वो गवर्नमेंट सेक्टर भी खोलेगा इंडस्ट्री. अब देखो, हैवी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास तो इतने पैसे ही नहीं है, करोड़ों अरबों रुपया लगता है उसे खोलने में. तो गवर्नमेंट ने वो जिम्मेवारी अपने पास रख ली कि हम करेंगे, प्राइवेट बड़ी इंडस्ट्री हम खोलेंगे, जो छोटे उद्योग हैं वो आम लोग खोलें. तो इस तरह से हमारा जो मॉडल था वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल था, जिसमें स्टेट में की सरकार भी अपनी इंडस्ट्री खोलेगी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करेंगे. दोनों ही प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दोनों में ही लोगों को जॉब्स मिलेंगी. ठीक है, आम लोग भी इंडस्ट्री खोल लें, गवर्नमेंट भी खोलेगी. तो इस तरह से हमारा जो प्लानिंग का तरीका चूज़ किया गया वो मिक्स्ड इकोनॉमी का चूज़ किया गया. उसके बाद है, कहते दोज रोल्स वर टू बी विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट. कहते और ये भी डिसाइड कर लिया गया कि कौन सा रोल कौन प्ले करेगा, कौन सी इंडस्ट्रीज स्टेट खोलेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज़ को मार्केट के लिए छोड़ दिया गया. इस तरह से हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स वाज टू बी डिफाइंड बाय प्लानिंग कमीशन. और प्लानिंग कमीशन ने ये भी डिफाइन करना था कि कैसे वो बैलेंस बनाए. क्योंकि देखो बेटे, जब कंट्री में डेवलपमेंट होती है ना, तो सारे एरियाज़ को डेवलप करना होता है. ये ना हो कि किसी एक एरिया में काफ़ी इंडस्ट्री लग जाए और किसी दूसरे एरिया में बिल्कुल भी इंडस्ट्री ना लगे. तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया. देखो, ये जो प्लानिंग होती की ना इंडिया में गई, तो वो 5-5 साल के लिए की गई. तो 1956 में सेकंड प्लान आया और इस प्लान में हमारे कंट्री की हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, स्टील इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, और ये सोचा गया कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएंगे और दी सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट. और ये स्टेट के कंट्रोल के अंडर होंगे ये सेक्टर. ठीक है. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैवी इंडस्ट्री की जो ड्यूटी थी वो स्टेट की हो गई, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई कि वो बनाएंगे हैवी इंडस्ट्री. एंड द एफर्ट्स एट स्टेट
रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5 डिकेड्स। तो अगले 5 सालों के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बट आल्सो सम वोकल क्रिटिक्स। तो इस बात के बहुत सारे सपोर्टर्स भी थे और बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि उनको लगता था भी इंडस्ट्री पे जोर देना गलत है। उनको लगता था कि कंट्री में एग्रीकल्चर पे जोर देना चाहिए। उनको लगता था कि इंडस्ट्री पे इतना जोर दिया जा रहा है तो कम एम्फेसाइज, इनएडुकेट एम्फेसाइज दिया जाएगा एग्रीकल्चर को। उन लोगों को लगता था कि हमें कि प्राइमरी एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। स्टिल अदर्स, कुछ लोग ये बिलीव करते थे कि टेक अकाउंट ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कि अगर कि इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम इस तरह की हैवी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक महात्मा गांधी की फॉलोवर थी मीराबेन। उन्होंने राइट किया 1949 में कि साइंस और जो मशीनरी है वो ह्यूज मे गेट ह्यूज रिटर्न, कहते हो सकता है हमें उसके फ़ायदे हों, बट अल्टीमेटली ये हमारे लिए डिसोल्यूशन मतलब कि अच्छी नहीं रहेगी साइंस और इंडस्ट्री। कहती हमें नेचर के साथ बैलेंस बना के रहना चाहिए। हमें अपनी लाइफ जो है वो नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग जीनी चाहिए। इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकल, अगर हमारे पास फिजिकल हेल्थ होगी तो मॉरली डिसेंट स्पीसीज, तो अच्छे आने वाली जो जनरेशन हैं वो अच्छी होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना एक अच्छा मूड नहीं है तरीका, क्योंकि उनको लगता है, जैसे मीराबेन है उन्होंने कहा कि हमें साइंस और मशीनरी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें नेचर के साथ बैलेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये नैम पॉलिसी है। नेक्स्ट है द नेशन 60 ईयर्स ऑन। बाकी बेटे जो सुनो साइड पे, ये जो साइड पे बॉक्सेस वगैरह हैं और ये जो जैसे पिक्चर्स आई हैं धारावी और ये जो थोड़ी बहुत केस स्टडी आई है, ये सब कुछ मैं आपको जूम क्लास में क्लियर करूँगी। ये पीडीएफ शेयर करके सारा जो बेटर बाकी के आसपास वाले वर्ड मीनिंग वगैरह वो हम जूम क्लास में करेंगे। ठीक है, द नेशन 60 ईयर्स ऑन। आगे देखो कि इन भारत देश अगले 60 साल, मतलब कि देश के हमारे कंट्री के आज़ाद होने के 60 साल बाद क्या कंडीशन है कंट्री की। अब ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बेटा। 15 अगस्त 2007 इंडिया को 60 ईयर्स हो गए हैं एक फ्री नेशन बने हुए। तो हाउ वेल, कहते हैज़ द कंट्री डन इन दिस टाइम। तो अब तक कंट्री कहाँ पे पहुँची है ये हम पढ़ेंगे, और कैसे क्या अब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे अपने आइडियल्स को कितना का कंप्लीट कर पाए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कहते इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड। तो सबसे पहली बात कि इंडिया 60 साल हो गए, 2007 में इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 60 ईयर्स हो गए थे। तो कहते 60 ईयर्स हो गए, इंडिया अभी भी यूनाइटेड है और अभी भी डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें प्राउड करना चाहिए, क्योंकि देखो पाकिस्तान भी हमारे साथ ही कंट्री बना था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें इस चीज़ पे प्राउड करना चाहिए। बहुत सारे ऑब्जर्वर ये कहते हैं, को ये लगता था कि इंडिया कभी भी एक सिंगल कंट्री के तौर पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे लगता था बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को। बट उनको लगता था कि इंडिया ब्रेकअप हो जाएगा मैनी पार्ट्स में, हर रीजन हर लैंग्वेज के जो ग्रुप के लोग हैं वो अपना अलग नेशन बना लेंगे। कुछ लोग ये बिलीव करते थे कि इंडिया मिलिट्री रूल के अंडर आ जाएगा, और बहुत से लोगों को लगता था कि एज 13वीं जो लोकसभा की इलेक्शंस हैं, कैसे हम सोच सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंस के बाद हमने 13वीं लोकसभा तक चुन ली। ये मैं बात करें 2007 के टाइम की। ठीक है, तो एज वेल एज 100 ऑफ स्टेट्स, बहुत बारे स्टेट और लोकल इलेक्शंस भी हो गए। इंडिया में प्रेस अभी तक फ्री है, यानी कि मीडिया अभी तक फ्री है। इंडिया में जुडिशरी अभी भी इंडिपेंडेंट है, और इंडिया में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग विश्वास हैं उनके, फिर भी वो अभी भी यूनिटी से रह रहे हैं। तो ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत सही बना है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स हमने अगले 60 सालों तक अडॉप्ट करके रखी हुई हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, तो ये तो होगी अच्छी बातें। अब जो बातें हम नहीं अचीव कर पाए, ये चीज़ें तो हमने अचीव कर ली ना सारी। हमने यूनाइटेड रख लिया कंट्री को, हम अभी भी डेमोक्रेटिक हैं, हमारे कंट्री में मिलिट्री रूल नहीं है, हमारे कंट्री में लोग यूनिटी से रहते हैं, तो ये तो हमारी होगी अचीवमेंट्स। ऑन दी अदर हैंड कहते इंडिया में अभी भी डीप डिविजन्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कहने के बावजूद भी
अनटचेबल्स अभी भी कंट्री में हैं, दलितों के साथ अभी भी बुरा व्यवहार होता है। इंडिया में, रूरल इंडिया में बहुत बार दलितों के साथ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन होता है। रूरल इंडिया में उनको अभी भी वाटर सोर्सेज से पानी नहीं लेने दिया जा रहा, टेम्पल्स में, पार्क्स में उनको अभी भी जाने नहीं दिया जा रहा। इंडिया के एक सेकुलर कंट्री होने के बावजूद भी, सेकुलरिज्म का आइडिया इंडिया में दिया, फिर भी अनटचेबल्स के साथ ऐसा व्यवहार होता है। कई बार डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस भी हुए हैं इंडिया में। अबव ऑल, एज मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, बहुत से लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में रिच और पुअर के बीच में गल्फ, खाई और गहरी हुई है। और इंडिया के some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal, कि इंडिया में कुछ लोगों को तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत फ़ायदे हुए हैं। वो लोग तो बड़े बड़े लार्ज हाउसेस में रहते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में डिनर करते हैं, एंड अपने बच्चों को एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडे जाते हैं। और एट द सेम टाइम इंडिया के बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। हाँ, इंडिया में बहुत सारे अर्बन स्लम्स हैं, शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और रिमोट विलेजेस में लोग रहते हैं। उनके पास बहुत ही कम है खाने के लिए, और वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया में जहाँ एक और काफ़ी चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉलो करी हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बड़ी है। हमारे कंट्री में रिच पुअर का भेदभाव बड़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ दी है, बट इन द रियल कुछ इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ it sets itself at independence. The Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. ठीक है, हम ग्रेट सक्सेस नहीं कहते, बट इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे फेलियर भी नहीं कह सकते। ग्रेट सक्सेस नहीं है, बट इट इज़ नॉट अ फेलियर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम माई साइड द चैप्टर इज़ ओवर। तो एक्सरसाइज एंड बुक वर्क आई विल सेंड यू in the PDF. Thank you. Have a nice day, dear students. Bye to all.